दोस्तों यूएस हिपोक्रेसी प्रो मैक्स वर्जन आज आपको मैं सुनाने वाला हूं। दरअसल हुआ यूं है, रशिया के ऑयल के खरीदार पे 100% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों ये टैरिफ जिस प्रकार से लगेगा, रशियन ऑयल रशियन गैस दोनों पे लगना है, लेकिन इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये टैरिफ केवल इंडिया, चाइना और कुछ छोटे देशों पे लगेगा, लेकिन जो बड़े यूरोपियन बायर्स हैं, फिर वो फ्रांस हो गया या फिर एशिया के ही बड़े बायर्स जैसे कि जापान क्यों ना हो गए, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जी हां, वो वही रशियन ऑयल वही रशियन गैस खरीदे तो ये बढ़िया है, ये मजबूरी है, ये दाग अच्छे हैं, लेकिन भारत चाइना अगर खरीद ले तो वो खराब हो जाता है। दोस्तों क्या यहां पर हो रहा है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जिस प्रकार से अमेरिकन पॉलिसी बन रही है, ये न चाहते हुए भी मानो जैसे रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग बना के ही मानेंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इसे मीडिया में कवर किया गया। यूएस सेनेटर्स ने 100% टैरिफ बिल अनवील किया, जिसके अंतर्गत इंडिया, चाइना और अन्य देशों पे जो भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उन पे 100% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों भारतीय मीडिया में यदि आप देखें तो विदाउट गोइंग थ्रू दी डिटेल्स कि क्या इसमें एग्जेम्पशन रखा गया है, अब दोस्तों टैरिफ आप 500% लगाइए कि 100%, बात बराबर है। आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब उस पर कीमत अगर आप 50% टैरिफ लगा के भी बढ़ा देते हैं तो आपका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हो जाता है, अनलेस अनटिल आप ऐसे ही किसी सामान के प्रोड्यूसर क्यों ना हो जिसका कोई इस वक्त और सेकेंडरी प्रोड्यूसर ना हो और उस क्वांटिटी में ना बनाता हो, तो यू आर वर्चुअली आउट ऑफ द मार्केट। तो टैरिफ को 500% से घटा के 100% कर देना, बात वही है। अमेरिकन मार्केट तब भी बंद था, अब भी बंद है, तो यहां पे कहीं से भी आप अगर देखें तो रिलीफ नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया आप देख सकते हैं सब यही कह रहे कि अब तो इंडिया को यूएस ने रिलीफ दे दिया, 500% टैरिफ काट के 100% कर दिया। और ये जो नरेटिव आया, ये आया पश्चिमी मीडिया से। हमारी मीडिया ने आंख बंद करके एज इट इज चला दिया। दोस्तों ये जो इस पूरे बिल में बदलाव आया है, उसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा बदलाव का कारण है यूरोप को बचाना, कैसे उस पर टैरिफ ना लगे। तो ये जो अमेरिकन हिपोक्रेसी है कि केवल और केवल एशिया पे टैरिफ लगाना है, ये उसी को अंजाम दिया जा रहा है। क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ है और साथ ही साथ भारत के पास क्या ऑप्शंस है, क्या यहां पर अमेरिका पे भरोसा किया जाया जा सकता है, बहुत सारे आयाम हैं। आइए जरा आज के वीडियो में इन्हीं पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं, फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है, मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं। अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो सीएससी एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की, यहाँ आपने मेहनत की है। जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यूएस में एक नया लॉ, रशिया सैंक्शंस बिल पेश किया गया है। ये एक नया यूएस लॉ है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026। अब इस बिल में अगर आप देखें तो उन देशों को पनिश किया जाएगा जो भी रूसी एनर्जी खरीदते हैं, फिर वो ऑयल हो गया, गैस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, जिनकी आप देखें तो 3 दिन पहले मृत्यु हुई है, वो इस बिल को 1 साल से पुश कर रहे थे और इस बड़े अगर आप देखें तो जगह पे इस बिल को ले आए थे, जहां पे व्हाइट हाउस और कांग्रेस, क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन, सभी के बीच में अगर आप देखें तो एक यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस हो गया था। उसके बाद अचानक से लिंडसे ग्राहम की मृत्यु हो जाती है
और उसके बाद अगर आप देखें तो इस बिल को फाइनली आज पब्लिक को दिखाया गया और इसमें कहा गया कि ये ट्रिब्यूट है इनको इनकी मृत्यु के बाद। और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल है, अब वो कह रहे हैं कि मैं इसको लीड करूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो पहले बिल था 500% टैरिफ वाला, उससे कुछ बदलाव आया है। क्या बदला है? अगर आप देखें सबसे पहले तो अगर जो पुराना बिल था उसके अनुसार वो कोई भी देश जो रूसी एनर्जी खरीदता है, फिर वो ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो उस पर यूनिफॉर्मली 500% टैरिफ लगना था। अब नतीजा ये होता कि इसमें 60 से अधिक देश हो जाते जिसपे यूएस इस प्रकार से टैरिफ लगाता। लेकिन अब बदलाव किया गया, पहला बदलाव किया गया कि अब 500% को घटा के 100% कर दिया गया, जिस वजह से हमारी मीडिया चला रही है ना, भारत को सैंक्शंस रिलीफ मिल रहा है। दूसरा बदलाव यह किया गया कि ये जो 60 देशों पे पहले टैरिफ लगता वो ब्लैंकेट बैन हटा दिया गया, बड़े ही स्मार्टली एग्जेम्पशन रखा गया है, जिसके द्वारा अमेरिका के जो टॉप अलाइज है जिनके साथ मोर और लेस उनका ट्रेड डील भी हो चुका है, फिर वो यूरोप हो गया, जापान हो गया, उन सबको शील्ड किया जा रहा है। दरअसल यहां पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जिम्पशन क्लॉज डाला गया है और वहीं से हिपोक्रेसी आ रही है। सबसे पहले दोस्तों अब टैरिफ उन्हीं पे लगेगा जो टॉप 5 बायर्स हैं रशियन क्रूड ऑयल के और रशियन नेचुरल गैस के। तो लिस्ट में कौन हो जाते हैं? टॉप 5 बायर्स रशियन क्रूड ऑयल के कौन है? तो चाइना है, इंडिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, अजरबैजान है। टॉप 5 बायर्स ऑफ रशियन नेचुरल गैस कौन है? चाइना है, फ्रांस है, जापान है, हंगरी है, बेल्जियम है। अब दोस्तों इसमें एक एस्केप क्लॉज डाला गया जिसके अंतर्गत किया गया कि वो देश जो कि केवल और केवल नेचुरल गैस, यदि आप रशिया से 15% से उसका कम नेचुरल गैस खरीद रहे हैं और आप एक्टिवली मेजर्स ले रहे हैं जिसके द्वारा नेचुरल गैस रशिया से आने वाला कम हो जाएगा ओवर द टाइम, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। नतीजा क्या जापान, क्या फ्रांस, क्या हंगरी, क्या बेल्जियम, किसी पे ये टैरिफ नहीं लगेगा। सवाल यहां पूछा जा रहा है अगर आप ऐसा एग्जेम्पशन नेचुरल गैस के लिए दे रहे हैं तो ऑयल के लिए क्यों नहीं? पैसा तो पैसा है, फिर वो ऑयल से आए या नेचुरल गैस से आए, तो ये एग्जेम्पशन तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे कहा जा रहा है कि अगर चाइना ऑयल खरीदे तो बुरा, फ्रांस गैस खरीदे तो अच्छा। ये कैसी बात हो गई? ये कैसा भेदभाव हो गया? तो यहां पे दोस्तों अगर आपका गोल सच में रशिया को इसलिए पनिश करना है, उसके एक्सपोर्ट्स को खत्म करना है, तो पहले अपने अंदर भी कुछ सुधार ले आते। आप स्वयं 2025 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप इज वेरी मच इन पावर। उसके बाद भी क्या है, अगर आप देखें तो इन टोटल यूएस रशिया ट्रेड 4.5 बिलियन का है, जिसमें अगर आप देखें तो जो रशिया से सामान आ रहा है वो 4 बिलियन है। जी हां, रशिया 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है, यूएस अगर आप देखें तो अपना 20% यूरेनियम रशिया से ले रहा है। वैसे ही फर्टिलाइजर, आपके किसान के लिए फर्टिलाइजर नेसेसिटी है, तो फर्टिलाइजर के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं रशिया को? वो पैसा से भी तो वॉर मशीनरी में ही जा रहा है, लेकिन वो डॉलर दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजर करीबन 1.8 बिलियन का है। पैलेडियम और अन्य जो कि अगर आप देखें तो प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स हैं जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है, वो भी रशिया से यूएस को जाता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, उनके रॉ मटेरियल, ये सब भी रशिया से जा रहा है। दोस्तों यहां पे पूछा जा रहा है कि यूरोप के लिए एग्जेम्पशन है, भारत के लिए क्यों नहीं? इंडिया तो ना तो नेटो अलाई है, ना ही इंडिया इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ना ही हम कोई डेवलप्ड कंट्री हैं। हम डेवलपिंग कंट्री हैं जिसको 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो वो देश जो कि डेवलपिंग है, एनर्जी इंपोर्ट्स पे निर्भर करता है, 1.4 बिलियन के लोगों की नीड्स पूरी करनी होती है, उस देश को आपको एग्जेम्पशन देने के बजाय आप यूरोप को एग्जेम्पशन दे रहे हैं। हायर स्टैंडर्ड्स पे तो यहां पे यूरोप को रखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये यूरोप का वॉर है। यूरोपियन यूनियन ही कह रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये यूरोप का वॉर है। तो अगर ये यूरोप का वॉर है, अगर ये यूरोप लड़ रहा है जो कि नेटो अलाई है और यूएस देख रहा है क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस को तो यूरोप को कहना चाहिए कि भाई तुम अपने वॉर में स्वयं रशिया से एनर्जी लेते हो, तो तुम पहले कट डाउन करो ना। 2022 से अब 26 हो गया, 4 साल हो गए, अब तक तुमने क्या स्टेप्स लिया? 2014 में क्रिमियन इन्वेजन हुआ था, तब से अब तक क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारा दायित्व है कि तुम एनर्जी कट डाउन करो, ना कि भारत। लेकिन दोस्तों वो पर्पस ही नहीं है, तो ये बात क्लियरली दिख रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यूएस ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये बात समझ आ रही है। यदि कोई देश
एक तरफ आप भारत को, आपके जो एम्बेसडर है आए दिन कहते हैं क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है ना, वो क्या कहा जाता था कुछ साल पहले तक, एक साल पहले तक, कि मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ दिस सेंचुरी। तो इस प्रकार के है ना वो फ्लावरी वर्ड्स आप यूज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक राइवल जो आपका है चाइना, उसी के साथ आप भारत को भी पनिशमेंट लिस्ट में डाल देते। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये सब जो शब्द हैं ये दो मुंहापन है। इसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो एक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स पे ध्यान ना दें, जरूरी है एक्शन को वॉच करें। और केवल इतना ही नहीं आपने किया है, मत भूलिएगा, पाकिस्तान के साथ आसिम मुनीर आतंकी हमले को करने के बाद आप उसे वाइन एंड डाइन कर रहे हैं। वो आपकी भूमि से भारत को न्यूक्लियर वेपन चला दूंगा ये धमकी देता है और आप ताली बजा रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो इकोनॉमिक टूल आप यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमी को आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उसको आप हिट करना चाह रहे हैं। तो आप कहां से हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं? ये बस और बस शब्दों का आभूषण है, कहीं से भी ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो बहुत आवश्यक है कि हम कॉशियस रहें। इंडिया को यह जानना चाहिए कि यूएस सपोर्ट कंडीशनल है, ये कभी भी बदल सकता है। ये कोई वैल्यू बेस्ड नहीं है कि आप डेमोक्रेसी हम डेमोक्रेसी, आप रिपब्लिक हम रिपब्लिक। ये सब बस और बस कहने वाली बातें हैं, कोई वैल्यू मैच नहीं है। यहां पे पाकिस्तान जैसे ऑटोक्रेसी के साथ भी यूएस डेमोक्रेसी काफी गलबैया पाती है। तो ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये कंडीशनल पार्टनरशिप है। जब तक कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारी उल्लू सीधा कर रहा है यूएस, जब तक वो होगा तब तक ये रिश्ता भी रहेगा। तो यहां पे सब कुछ ट्रांजैक्शनल अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी हो गई है। तो ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है तो हमें भी वैसे ही डील करना चाहिए, जिसमें हम भी उतना ही निवेश करें। एट द सेम टाइम कहीं से भी जो हमारा कोर, कहीं ना कहीं आप देखिए क्रिटिकल सेक्टर्स है, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, उसमें हमें यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि ये कभी भी पीछे हट सकता है। इसके पास यदि हमारी वल्नरेबिलिटी है तो वो यूज कर लेगा। ये चीज क्लियरली देख रही है। तो सवाल यहां पे पूछा जा रहा है, भारत आखिरकार करे तो करे क्या? देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री एनालिस्ट बड़े क्लियरली कह रहे हैं जो हॉर्मूज क्राइसिस हुआ, साउथ कोरिया, जापान, सब के यहां अगर आप देखें तो समस्या बहुत बढ़ गई थी, रादर कहना चाहिए घिग्गी बंद गई थी। लेकिन भारत में आप देखें इस हॉर्मूज क्राइसिस में भी हमारे रिफाइनरीज हाई कैपेसिटी में रन हुए, हमारे यहां पेट्रोल डीजल, मत भूलिए हमारा जापान साउथ कोरिया जैसा पॉपुलेशन नहीं है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ह्यूज है, उसके बावजूद भी हमने हर दिन हमारे सारे पेट्रोल पंप्स अप एंड वर्किंग थे। आपने देखा क्या हाल हुआ हमारे ही, अगर आप इर्द गिर्द देख लीजिए क्या पाकिस्तान में हुआ, आए दिन दिख रहा था। वैसे ही आपने देखा किस प्रकार से साउथ कोरिया ने कह दिया वर्क फ्रॉम होम कर लो, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। हमारे यहां वैसा कुछ नहीं हुआ, डिसरप्शन नहीं आया। और ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि रशियन ऑयल हमारे पास कंटिन्यूअसली इस संकट की घड़ी में बना हुआ था, जब रशिया के पास बहुत सारे अन्य, मत भूलिएगा, बायर्स तैयार बैठे थे मुंह खोल के। उसके बावजूद भी भारत को उसने एनर्जी दी है। ये बताता है जो रिलायबिलिटी है रशिया इंडिया के एनर्जी पार्टनरशिप की, वो अनमैच्ड है। एट द सेम टाइम जो प्राइस है जो वो ऑफर करता है वो अनबीटेबल है। और जो स्केल है, जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था को चाहिए कि उस बड़े स्केल में एनर्जी सप्लाईज बने रहे, वो रशिया कर पाता है। तो इसलिए एनालिस्ट कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि देखिए रशिया को साथ हमें निर्भर तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी पार्टनरशिप है ये बने रहना चाहिए। एट द सेम टाइम जहां तक बात है यूएस इंडिया ट्रेड फ्रेमवर्क, आज भी सर्जियो गोर ने कहा है कि नहीं नहीं हमारा तो ट्रेड डील होने वाला है। तो ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब इसको साइन करना है, तो वो राइट टाइम इसके साथ तो नहीं आ सकता कि आप हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे और बोलेंगे ये राइट टाइम है। तो अगर ऐसा है तो रशियन ऑयल को लेकर अगर टैरिफ है तो ऑलरेडी दैट शुड बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो रहा है उसमें नेगोशिएट कर लेना चाहिए कि आप फर्दर हमें टैरिफ की धमकी नहीं देंगे, जो ऑलरेडी भारत भी कह रहा है। जो टैरिफ है सब सेटल हो गया, इसके बाद कोई टैरिफ नहीं आएगा, ये रेट हमारे तरफ से होने वाला है आपके सामानों के लिए, आपके तरफ से ये रेट होगा, दिस इज फुल एंड फाइनल। इसके बाद फिर नया कोई टैरिफ नहीं होना चाहिए कि एनवायरमेंट खराब होता है या फोर्स्ड लेबर है या रशियन ऑयल से चीजें बन रही, तो वो चीज अब दोबारा ना करें। तो कहीं ना कहीं वो आवश्यक है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखिए एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, किसी भी एक प्लेयर पे आप ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते। फिर वो रशिया हो गया या फिर आज देख ही रहे हॉर्मूज क्राइसिस की वजह से दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर्स गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी क्या हालत हुई है। वैसे ही लैटिन अमेरिका है, वैसे ही अफ्रीका है। तो जरूरी है हर जगह से हमारी जैसी अर्थव्यवस्था को एनर्जी सप्लाईज बनाए रखना चाहिए, इंक्लूडिंग यूएसए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे क्या हम यूएस के साथ रिश्ते तोड़ के आगे बढ़ जाएं? नहीं कर सकते हैं। एक बात हमें कहीं ना कहीं जाननी चाहिए कि हम
मिडिल पावर है। मिडिल पावर और अनलाइक अदर मिडिल पावर्स हम ग्रोइंग मिडिल पावर हैं, तो हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। अनलाइक अदर मिडिल पावर्स, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, वो जानते हैं कि उनका फुल पोटेंशियल हिट हो गया है, जो है यही है। हमारा वैसा नहीं है। हमारा जो आज पोटेंशियल है, अगली पीढ़ी आते आते हम ये मिडिल पावर से सुपर पावर में ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो ये दायित्व है हमारा कि अगली पीढ़ी को हम वो सुपर पावर स्टेटस दे के जाएं। तो ये बहुत आवश्यक इसलिए कि ये 20-25 साल हमको इस ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी में अपना उल्लू सीधा करना होगा। कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बचा के रखनी होगी, और सभी के साथ कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें अलग अलग प्लेयर्स है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है, तो उसमें मिडिल पावर्स तभी अपना मैक्सिमम गेन से ले सकते हैं जब वो सभी कार्ड सभी पार्टीज को प्ले करें। तो जरूरी है, यूएस के साथ भी रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो ट्रांजैक्शनलिज्म है वो बने रहे, तो उसको भी हम एक हाथ दें दूसरे हाथ लें, तो वो रिश्ता हमें रखना होगा। और आने वाले 25 साल 30 साल रादर 2046 2047 तक, ज्यादा दिन नहीं है, अब 20 साल है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पे आ जाएंगे जहां पे 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो हम सब कुछ स्वयं मैनेज कर लेंगे। यूएस चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वो ट्रांजिशन के 20 साल हैं जिसको हमें संभाल के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा।